स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं पीएचडी एडमिशन जो टेस्ट होता है, जिसको पीएटी एग्ज़ाम कहते हैं हम, उसका एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का ज्योग्राफी का पेपर हम देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। मुझे लगता है कि आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं ज्योग्राफी की, तो आपको ये पेपर ज़रूर देखना चाहिए। किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये 2019-20 का एक पेपर है। इसको हम देखते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं, हल करते हैं सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न इसमें। देखिए, मैं आपको हिंदी वर्जन में ले चलता हूँ। ये देखिए, प्रश्न है कि वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है। जो वर्तमान में भूदृश्य पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये है नवजीवी महाकल्प, नियोजोइक जिसको कहते हैं हम, उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। वैसे देखा जाए तो रासायनिक अपक्षय जो सबसे ज़्यादा होता है वो आर्द्र और उष्ण प्रदेशों में होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम इसको रोंग कर देंगे, इसको भी गलत कर देंगे, इसको भी गलत कर देंगे। शीतोष्ण प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम। पवन अपर्दन से निर्मित भू आकार है। तो पवन अपर्दन से निर्मित भू आकार यहाँ पर छत्रक शिला है, आप सभी जानते हो। इस तरीके का छत्रक शिला की आकृति बनती है, मशरूम रोग जिसको बोलते हैं। लेपिज कास्ट स्थलाकृति है। एस्कर जो है हिमोड से संबंधित है। हिमनद स्थलाकृति है निक्षेपणात्मक। और पुलीन आप सभी जानते हो, बीच को कहते हैं जो सागरीय तरंगे बनाती है। आगे देखते हैं, स्थल मंडल के नीचे पाई जाने वाली नरम और कमज़ोर परत को सॉफ्ट एंड वीक लेयर, ये कौन सी है? ध्रुवता मंडल कहते हैं इसको। ठीक है, निफे नहीं है, कठोर है। बाह्य कोर भी जो है बिल्कुल मेल्ट है। आंतरिक कोर ये भी कठोर है, निफे को कहते हैं। आगे देखते हैं, जिस प्लेट पार्श्व के सहारे अवतलन मेखला, अवतलन अवतलन कहते हैं, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो इसके नीचे ही छेपित हो जाती है ना, इसको कहते हैं अवतलन। तो ये कब होगा? जब दोनों आमने सामने की दिशा में गति करेगी। ठीक है, तो आमने सामने की दिशा में गति करने की गति क्या कहते हैं? अभिसारी गति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिसारी गति। अगला देखते हैं, समुद्र तल में गिरावट होने पर उस क्षेत्र की नदी जिस प्रकार के परिवर्तन से गुजरेगी, वह परिवर्तन क्या होगा? देखिए, समुद्र तल में अगर गिरावट हो जाएगी, ये नदी है, ये समुद्र तल है इसका, अगर इसमें गिरावट हो जाएगी, ये समुद्र तल यहाँ आ जाएगा, तो ये नदी इतनी ऊपर से वापस नीचे गिरेगी, यानी कि नदी का क्या हो जाएगा? पुनर्युवन हो जाएगा, यानी कि नदी वापस युवावस्था में आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुनर्युवन। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन लेखक भू अभिनति अवधारणा से संबंधित है? भू अभिनति, जियोसिंक्लाइन, ये किसने दिया था? ये दिया था हॉल और डाना ने। ऑप्शन नंबर सी, हॉल और डाना इसमें सही हो जाएगा। जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये प्रश्न आने चाहिए मेरे ख्याल से। नेट, यूजीसी नेट में और एमए में कई बार आते रहते हैं ये प्रश्न। जलकण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वो है, तो जलकण कौन से तापमान पर संघनित होते हैं? देखिए, तुलनात्मक आर्द्रता नहीं हो सकती इसमें, जिसको सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं हम। संघनन बिंदु, ये सही है इसमें, संघनन बिंदु कंडेंसेशन पॉइंट जिसको कहते हैं हम। औस बिंदु पे भी नहीं है, वाष्पीकरण बिंदु पे भी नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? संघनन बिंदु सही हो जाएगा उत्तर। अगला देखिए, स्थिर शीतल वायु राशि जब उष्ण वायु राशि के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक शीतल वायु राशि है और ये उष्ण वायु राशि है। जब शीतल वायु राशि चढ़ती हुई उष्ण के ऊपर चली जाएगी, इसके ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा बीच में, इनके बीच में क्या बनेगा? वाताग्र। और जहाँ वाताग्र बनता है वहाँ चक्रवात बनते हैं। चक्रवाती वर्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें जिस दिशा में चलती है, देखिए ये आप गलत कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें प्रश्न में लिखा है जिस दिशा में चलती है वह है, तो ध्रुवीय पवनें आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये ध्रुवीय पवनें चलती है जो इस तरीके से चलती है उत्तरी गोलार्ध में, ये वाली। तो किस दिशा में चल रही है ये दिशा? हम देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट। तो ये चल रही है वेस्ट और साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण पश्चिम में चल रही है। ठीक है ना, चलती किधर से है? ये उत्तर पूर्व से चलती है ना। तो अगर पूछता किस दिशा से चलती है तो ये हो जाता है इसका उत्तर, और अभी किस दिशा में चलती है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, सही हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्ध्व विकसित मेघ प्रकार है। ऊर्ध्व विकसित मेघ प्रकार कौन से हैं? कपासी वर्षी मेघ। अगर आप मेघों का वर्गीकरण देखेंगे तो 10 प्रकार के मेघ है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, और उसके बाद है ऊर्ध्व प्रकार के, ऊर्ध्वाधर मेघ, कपासी वर्षी और कपासी मेघ दोनों हैं। तो इसमें कपासी वर्षी मेघ सही हो जाएगा। ये उच्च स्तरीय मेघ है, तीनों जो है ये उच्च स्तरीय मेघ है। हालांकि ये वाला मेघ किसी भी प्रकार का
मेघ का उदाहरण नहीं है, ये मेघों का वर्गीकरण है। अगला देखते हैं, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल बढ़ता है भाई, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल जो है बढ़ता है, ठीक है, घटता भी नहीं है, स्थिर भी नहीं रहता, अस्थिर भी नहीं रहता, बढ़ता है। सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण बल होता है वो ध्रुवों पर होता है और सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। विक्षेपक बल, कोरियोलिस बल की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ कोपेन की BH जलवायु, ये क्वेश्चन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो इन सभी में आप देखोगे तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, थार का रेगिस्तान। मंगोलिया शीत मरुस्थल का उदाहरण है, पेंटागोनिया भी शीत मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका में, ये मंगोलिया में है। श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं है। श्रीलंका में कौन सी जलवायु पाई जाती है, AW। अगला देखते हैं, औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है, तो औसत समुद्री तल से लगभग 6 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब जो है आधा हो जाता है। कितना होता है वायुमंडलीय दाब, 1013.25 MB मिलीबार, ये होता है कहाँ पे, समुद्र तल पर। और इससे जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रति 10 मीटर पे 1 मिलीबार वायुभार कम हो जाता है। उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे तो 6 किलोमीटर पे वायुदाब आधा रह जाता है लगभग। आगे देखते हैं, पेलेजिक निक्षेपों में शैवाल से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं, तो पेलेजिक निक्षेप किसको कहते हैं, जो गहराई में पाए जाते हैं निक्षेप। और शैवाल से निकले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऊज कहते हैं, ऊज, ठीक है, ऊज कहते हैं। तो ये पेलेजिक निक्षेपों में आपको पता होगा रेडियोलेरियन पंख है और डाइटम, रेडियोलेरियन, ग्लोबिजेरिना आपने पढ़ा होगा, इनको ही ऊज कहते हैं और यही पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है, सागर के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, ये होता है 26.7 डिग्री सेल्सियस। ये एक फैक्ट है, ठीक है ना, इसको तो आप ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा, मैं इसको समझा नहीं सकता, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सागर तली में ये औसत तापमान है पूरे सागरों का मिलाकर, सतह का, ठीक है ना। अगर हम पूरे सागर का ऊपर से लेकर के नीचे तक की बात करते हैं तो वो तापमान अलग होता है, 17 डिग्री के आसपास है वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इस तरीके का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी तट में विक्टोरिया मरुस्थल है, बहुत बड़ा, दुनिया का जो है दूसरा तीसरा नंबर का बड़ा मरुस्थल है ये। इस मरुस्थल की शुष्क स्थिति है, इस वजह से अधिक लवणता प्रदर्शित करता है। वायु की दिशा यहाँ पर देखा जाए तो पछुआ पवन चलती है, समुद्रिक जलधाराएँ देखा जाए तो यहाँ ठंडी जलधारा है, उस वजह से भी लवणता पे कोई फर्क नहीं पड़ रही, लवणता बड़े कम होगी ठंडी जलधारा की वजह से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शुष्क मौसम की स्थिति। हम UGC नेट की एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको करवाएंगे इसी चैनल पर, आप अगर नए हो चैनल पर तो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको इसी तरीके की जानकारी रेगुलर मिलती रहे। BA अगर आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें भी बताइए, BA के पूरे जो है क्लासें इस पर रखी हुई है, ज्योग्राफी की MA की क्लासें यहाँ पर रखी हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति का कारण है, अप्रत्यक्ष ज्वार, देखिए ज्वार जो है ना, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे एक ज्वार तो इधर उत्पन्न होता है, दूसरा ज्वार इधर, ये सूर्य के प्रत्यक्ष, चंद्रमा के प्रत्यक्ष प्रभाव में ये प्रत्यक्ष ज्वार होता है। यहाँ पे जो ज्वार उत्पन्न होता है वो पृथ्वी की अपकेंद्रीय गति के कारण होता है, कौन सी केंद्रीय, अपकेंद्रीय गति, ठीक है ना, जो केंद्र से दूर की तरफ फेंकती है पानी को, उस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो समुद्री जल का घनत्व देखा जाए तो -1.03 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन समुद्री जल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन शुद्ध जल की बात करते हैं तो शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार 4 डिग्री सेल्सियस ही इसका आंसर सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो आपको मालूम होगा समुद्री लहरें जो बहती हुई हवा है जिसको हम पवन कहते हैं, उन पवनों से ही अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है, बाकी ऑप्शन सभी इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बहुत प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा ये दामोदर नदी है, पश्चिम बंगाल के आसपास बहती है, गंगा यमुना घाघरा ये नहीं है, इन सभी में सबसे शुद्ध पानी जो है घाघरा नदी का है। अगला देखते हैं, पादप और पशु जीवन के भौतिक निर्धारकों को मिलाकर वैश्विक पैमाने पर प्राकृतिक क्षेत्रों की शानदार योजना किसने
प्रस्तुत की। तो विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में जो बांटा था, इसने बहुत सारी बातें लिखी है। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में जो बांटा था, सबसे पहले हर्बर्टसन ने बांटा था। हर्बर्टसन ये ब्रिटिश विद्वान हैं, इन्होंने बांटा था 15 प्राकृतिक प्रदेशों में। टेगा वनों का संबंध किस प्रकार की मृदा से है? तो टेगा वनों में कौन सी मृदा पाई जाती है? सीधी सी बात है, पोडजोल मृदा। पोडजोल मृदा उसको कहते हैं जो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं है, जीवाश्म नहीं है, इस वजह से ज़्यादा विकसित नहीं पाती, उसको पोडजोल मृदा कहते हैं। चेस्टनट पीली लेटेराइट का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्प आर्द्र, ठीक है। मध्य अक्षांशों में जहाँ वाष्पोत्सर्जन को लगभग संतुलित करता है, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति की आशा की जा सकती है? तो कौन सी हो सकती है? जहाँ पे बहुत कम जो है आर्द्रता होती है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, तो इस जगह पे शंकु वृक्ष ज़्यादा हो सकते हैं मध्य अक्षांशों में। प्रेरी वृक्ष नहीं है, प्रेरी घास है, सवाना भी घास है, सेल्वा भी घास है, इसलिए शंकु वृक्ष सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन लोगों को ज़्यादा आजीविका प्रदान करता है? वैसे देखा जाए तो इसमें भूमि, क्योंकि मानव जितने भी क्रियाकलाप करता है वो सब भूमि पे करता है, तो इसका सही आंसर तो वैसे भूमि ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें खनिज भी आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें भूमि ही है। खनिज से भी वर्तमान समय में बहुत से संसाधन, बहुत से रोजगार मिल रहे हैं, आजीविका मिल रही है, लेकिन भूमि पे ही होता है। खनिज भी जो है भूमि के ऊपर ही काम में लेते हैं, तो भूमि मेरे ख्याल से इसमें सही होगा। बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैव रासायनिक ऊर्जा चक्र जिससे संबंधित है वह है। जैव रासायनिक ऊर्जा चक्र किससे संबंधित है? जैव रासायनिक ऊर्जा मृदा मिश्रण और रासायनिक तत्वों के साथ सौर विकिरण की प्रतिक्रिया, समस्त जैव जगत का ऊर्जा चक्र, ये सही है इसका उत्तर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य हो, ये तो आपको पता होना चाहिए। कल्चरल लैंडस्केप की संकल्पना किसने दी थी? कार्ल सावर ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल में आदर्शवाद गुल्के है, याद रखिएगा आप इसको, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। ज्योग्राफिकल थॉट से प्रश्न आए हुए हैं। भूगोल की आत्मा और उद्देश्य के आमूलचूल रूपांतरण के लिए, आपको पता है जब भूगोल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था तो मात्राकरण के कारण हुआ था। भूगोल में बहुत सारी विधियों को, संख्यात्मक पद्धति को अपनाया गया था उस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की परिधि की गणना का सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। इसने जो है हिमालय के आसपास से बहुत सारे वो लिए थे इसने। पृथ्वी की सबसे पहले जो गणना की थी परिधि की, वो किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही ईजी प्रश्न है, ज्योग्राफी ऑफ पीस। अगर आप राजनीति भूगोल पढ़े हैं तो आपको पहला ही चैप्टर मिल जाएगा ये। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैकिंडर नहीं, स्पाइकमैन, ठीक है ना। द राउंड वर्ल्ड और विनिंग पीस, ये पुस्तक थी मैकिंडर की। ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, ये भी जो मैकिंडर की पुस्तक थी। पीस, ज्योग्राफी पीस, शांति का भूगोल, ये स्पाइकमैन अमेरिकन भूगोलवेत्ता, इनकी पुस्तक थी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब। अगला है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन। अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं, ये परिभाषा आपने नहीं पढ़ी तो आपने बिल्कुल भूगोल को नहीं पढ़ा। सही उत्तर क्या है? सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल। संभववाद शब्द का प्रयोग, ये भी अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं, आपने नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। संभववाद शब्द दिया था फेब्रे ने, और संभववाद की परिकल्पना जो सबसे पहले सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो ब्लांच ने किया था, विडाल डी ला ब्लांच। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय जनसंख्या सांख्यिकी संक्रमण, ये कि इसकी अवधारणा किसने दी? वेंडी का। अगर आप पढ़ोगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या भूगोल तो आपको पता चलेगा कि वेंडी का कौन थे। इसने जो है द्वितीय जनसंख्या संक्रमण की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रजनन दर जो होती है वो होती है 20 से 24 वर्ष की उम्र में, जब सबसे युवा होते हैं लड़का और लड़की, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रजनन दर भी इसी आयु में होती है। नेक्स्ट चलिए अगला देखते हैं। निकटस्थ पड़ोसी निर्देशांक के अनुसार पूर्ण रूपेण प्रविकीर्ण अधिवास प्रारूप के लिए अधिक सूचक मूल्य क्या होगा? तो पूर्ण रूपेण जो अधिवास सूचक है वो होगा 2.15। अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मालूम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, अगर आप नेट वेट की तैयारी करते हैं तो बहुत ईजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया है। नगर आकार वितरण, तो नगर आकार वितरण जो किसने किया है? नगर आकार वितरण की बात करें तो जो कोटि आकार नियम दिया था, किसने दिया था? जी के झिफ ने। श्रेणी आकार नियम
उससे नगर के आकारों का पता चलता है। उसने सबसे बड़े नगर की कोटि को रैंक 1 दी थी, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, इस तरीके से श्रेणी आकार नियम से ये मालूम चलता है। नगरीय पदानुक्रम, केंद्रीय स्थल सिद्धांत और लोच का षटकोणीय सिद्धांत का नगरीय आकार वितरण के प्रारूप में ही दिया था, लेकिन सबसे अच्छा सुस्पष्ट किया था जीके जिफ के इस सिद्धांत ने। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में क्या अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था का बाजार प्रकार, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक और अस्थायी तथा अस्थिर आय, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, तो ये संबंधित इससे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आदर्श है? तो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए आप कच्चा माल के निकट, यानी कि खेतों में तो लगाओगे नहीं, पानी के निकट भी नहीं, परिवहन भी नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाजार है, क्योंकि सूती वस्त्र में जो है मूल्य ह्रास नहीं होता। अगला देखते हैं, वान थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? वान थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा सही है? बाजार, बागवानी, ताज़ा दूध, ईंधन काष्ठ, गहन फसल खेती। आगे देखते हैं, ये ईंधन काष्ठ, गहन फसल खेती, बाजार, बागवानी, ताज़ा दूध, गहन फसल खेती, ईंधन। तो इसका सही उत्तर तो मुझे यही लग रहा है, यही सही है इसका, ठीक है ना। इसमें जो है इसने सबसे पहले बाजार और बागवानी की बात की है, फिर उसके बाद ताज़ा दूध की बात की है, फिर ईंधन और काष्ठ और गहन फसल खेती, ये आगे भी बढ़ता है, ठीक है ना। मांस उद्योग वगैरह सब बताता है। वान थ्यूनेन का मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल है। अगर आपने एमए की है, वान थ्यूनेन को नहीं पढ़ा तो आपने एमए अच्छे से नहीं की। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से सही कौन सा है? लदांग इंडोनेशिया बिल्कुल सही है, वियतनाम रे सही है, मिल्पा मैक्सिको सही है, तमराई ब्राज़ील नहीं है। ब्राज़ील में इसको कहते हैं रोका, किसने रोका? ब्राज़ील ने रोका। और तामराई किसको, कहाँ है ये? तामराई है थाईलैंड में। तो ये चौथा वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूनतम मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था? वेबर ने, ठीक है ना। वेबर ने बाजार से संबंधित न्यूनतम मूल्य का सिद्धांत दिया था। अगला देखते हैं, लिस्ट कॉस्ट इसको कहते हैं। कृषि में शाश्वतता, सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हरित क्रांति का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो पंचवर्षीय योजना वो कौन सी थी? चौथी, 1960-65 के आसपास की जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना कब की? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना कब होती है? 2010 में। ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो परिधीय क्षेत्र बोले तो रिमलैंड पर शासन करेगा वही यूरेशिया का शासक होगा। जो देश यूरेशिया पर शासन करेगा वो संसार के भाग्य का निर्णय करेगा। ये कथन किसका है? ये कथन है स्पाइकमैन का, और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? जो द ज्योग्राफी ऑफ पीस। अगर आपने पहले देखा है तो ये प्रश्न आ चुका, ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक पूछी जा चुकी है, स्पाइकमैन की है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मैकिंडन ने मध्यवर्ती द्रोणी शब्द किस क्षेत्र के लिए किया है? तो इसने जो मिडलैंड बेसिन जो बताया था वो उत्तरी अटलांटिक के आसपास के सारे देश, उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप को भी इसने मध्य बेसिन बताया है। आगे देखते हैं, प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण और उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ये कथन किसका है? यह है क्रोबर महोदय का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोबर, ठीक है ना। कि टेलर ने क्या कहा था? टेलर ने कहा था कि भाई जनसंख्या नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को, ऐसा कुछ कहा था इन्होंने, वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 48 में है, किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शीर्ष संकीर्ण हो जाता है? इस तरीके का जनसंख्या पिरामिड मिलता है हमको, ऊपर जाते जाते ये संकीर्ण हो जाता है, ऐसा। तो ये मिलता है हमको एक विकासशील देशों में मिलता है, अल्प विकसित देशों में मिलता है। सी भी सही है, बी भी सही है, तो इसमें कौन सा हम सही कर सकते हैं? विकासशील भी इसमें सही है वैसे, और अल्प विकसित भी सही है। तो 48वां जो सवाल है, इसमें देखा जाए तो बी और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें हम
अल्प विकसित देश कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देशों में आधार बड़ा विकसित होता है। अफ्रीका के देश में अगर देखिए बात की जाए तो वहाँ आधार यानी कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे 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 संख्या कम होती रहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा इतनी ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ध्रुवीय क्षेत्रों में तिरछेपन में बसे हुए होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो तिरछेपन में बसे हुए होते हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न तापमान पाया जाता है, इसलिए उपज तैयार होने में टाइम लगता है। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्र तिरछेपन में से बसे हुए होते हैं। बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला देखते हैं। नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सबसे पहले किसने गौर किया था? तो सबसे पहले किया था ऑरबाख महोदय ने। इन्होंने जो है कोटि आकार नियम सबसे पहले प्रतिपादित किया था, ऑरबाख महोदय। फिर उसके बाद जी.के. जिफ ने किया, तो इसका सही आंसर ऑरबाख महोदय होगा। तो ये 50 प्रश्न है, इसके बाद 50 प्रश्न, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 50 प्रश्न अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे।